एवरीबडी। आज हम करने जा रहे हैं द आर्म्स एक्ट 1959। ये एक न्यू टॉपिक है, न्यू एक्ट है। आज इस एक्ट में हम करेंगे इंट्रोडक्शन और इस एक्ट का क्या ऑब्जेक्ट है और इसकी क्या हिस्ट्री है। तो इंट्रोडक्शन। द आर्म्स एक्ट 1959 was enacted by the Indian Parliament with the sole purpose of consolidating and amending the law relating to arms and ammunition। ये जो आर्म्स एक्ट है 1959 का, इसको अनेक्ट किया था पार्लियामेंट ने, भारतीय संसद ने इस एक्ट को पास किया था विद द सोल पर्पस। किस उद्देश्य के साथ? ऑफ कंसोलिडेटिंग एंड अमेंडिंग द लॉ। कंसोलिडेट करना, कंबाइन करना जो भी जितनी भी लॉ है आर्म्स से रिलेटेड, और संशोधन करना उस लॉ में रिलेटिंग टू आर्म्स एंड एम्यूनेशन, जो रिलेटेड है आर्म्स और एम्यूनेशन से। आर्म्स मीन्स यहाँ पे वेपन, हथियार, और एम्यूनेशन मीन्स होता है गोला बारूद। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे गन है वो आर्म्स है, और उसके अंदर जो गोली डाली जाती है, बारूद डाला जाता है, वो एम्यूनेशन है। This was absolutely necessary to deal with the threat posed by the people who carried illegal weapon that could be used for criminal act to cause violence in society। तो इस एक्ट का लाया जाना इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। टू डील विद द थ्रेट, डर था, भय था, उससे डील करने के लिए। किस बात का डर? पोज्ड बाय द पीपल हु कैरिड इलीगल वेपन्स, जो पैदा किया था उन लोगों ने जिनके पास अवैध हथियार थे। दैट कुड बी यूज फॉर क्रिमिनल एक्ट, तो वो उन हथियारों का यूज़ कर सकते थे कोई भी आपराधिक काम करने के लिए, आपराधिक एक्ट करने के लिए। टू कॉज वायलेंस इन सोसाइटी, जिससे कि सोसाइटी में पीस है उसका वायलेंस हो सकता है, किसी पर्सन को इंजरी हो सकती है, कोई आघात हो सकता है, इसलिए आर्म्स एक्ट का लाया जाना ज़रूरी था। The act aims to cover all aspects relating to acquisition, possession, manufacture, sale, import, export and transport of the arms and ammunition। ये जो एक्ट है इसका एम है क्या करना? कवर करना ऑल एस्पेक्ट्स, जितने भी पहलू है आर्म्स और अम्यूशन से रिलेटेड। कौन कौन से पहलू? आर्म्स का एक्विजिशन करना, उनको प्राप्त करना, आर्म्स का पोजीशन करना, उनको कब्जे में रखना, मैन्युफैक्चर करना, बनाना, सेल, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, आयात निर्यात करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, दूसरे देश में आयात निर्यात करना। तो ये जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो सब कवर करता है आर्म्स एक्ट, और इसको मेंशन किया गया है चैप्टर नंबर 2 में। नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड्स द प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग लाइसेंस फॉर सम कैटेगरीज ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनेशन एंड रिस्ट्रिक्ट डेंजरस वेपन सो दैट दे विल नॉट बी अवेलेबल टू सिविलियंस। तो ये एक्ट है प्रोवाइड करता है प्रोसीजर, लाइसेंस के बारे में। कुछ जो कैटेगरीज़ के आर्म्स हैं उनको किस तरह से हम पजेस कर सकते हैं, अपने पास कैरी कर सकते हैं, तो उसके बारे में लाइसेंस लिया जाता है। तो लाइसेंस का क्या प्रोसीजर है ये जो एक्ट बताता है, और ये भी बताता है कि जो रिस्ट्रिक्ट डेंजरस वेपन है, जो कि घातक हथियार है, उनको है जो नहीं लिया जा सकता, कोई भी आम जनता है उन हथियारों को नहीं ले सकती। दिस एक्ट प्रोवाइड्स पावर एंड प्रोसीजर एक्सरसाइजेबल बाय द गवर्नमेंट एंड द अदर ऑफिशियल्स। ये एक्ट प्रोवाइड करता है पावर और प्रोसीजर है, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं वो क्या पावर और प्रोसीजर एक्सरसाइज करेंगे आर्म्स और एम्यूनेशन से रिलेटेड। कोई पर्सन है उनका यूज़ करना चाहता है या पोजीशन में लेना चाहता है आर्म्स और एम्यूनेशन को। और साथ ही साथ ये एक्ट प्रोवाइड करता है प्रोसीजर फॉर अरेस्ट, सर्च, सीजर एंड डिटेंशन से रिलेटेड। तो ये आर्म्स एक्ट है, इनके बारे में सब प्रोसीजर प्रेस्क्राइब करता है। आगे देखते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री में लिखा है, द हिस्ट्री ऑफ दिस एक्ट डेट्स बैक टू द कॉलोनियल टाइम्स। ये जो हिस्ट्री है इस एक्ट की औपनिवेशिक काल से है। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, जब 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद ब्रिटिशर्स वर फ्राइटन्ड बाय द इंडियंस विद आर्म्स वर ए थ्रेट टू देयर रूल्स इन द कंट्री। तो जो अंग्रेज लोग थे वो डर गए थे बाय इंडियंस विद आर्म्स, भारतीयों से, ऐसे भारतीयों से जिनके पास हथियार थे, हथियारों वाले भारतीयों से अंग्रेज डर चुके थे। और उनको डर था कि अगर ऐसा ही रहा, ऐसी क्रांति हुई दोबारा, फिर ये इस भारत पे, इस कंट्री पे अपना रूल नहीं कर पाएंगे। सो इन ऑर्डर टू डिसमिस द पॉसिबिलिटी ऑफ अनदर अपराइजिंग इन मासिस, तो जो भी जैसे 1857 की क्रांति हुई थी वैसा दोबारा न हो, ऐसी संभावनाओं को खारिज करने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया? इन 1878 दे इंट्रोड्यूस्ड इंडियन आर्म्स एक्ट।
1878 में इंडियंस के लिए अंग्रेज़ों ने इंडियंस आर्म्स एक्ट लागू किया। और ये जो एक्ट है, अकॉर्डिंग टू विच नो इंडियन वाज अलाउड टू कीप आर्म्स विदाउट एनी प्रायर परमिशन और प्रॉपर लाइसेंस। तो ये एक्ट क्या कहता था कि कोई भी इंडियन है उसको अलाउ नहीं किया जाएगा आर्म्स रखने के लिए बिना लाइसेंस के और बिना परमिशन के। परमिशन से ही वो आर्म्स रख सकता है और लाइसेंस के साथ ही वो आर्म्स रख सकता है, वैसे उसको अलाउड नहीं किया गया। दिस एक्ट exempted ऑल यूरोपियंस while प्लेसिंग स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड पेनल्टी ऑन इंडियंस। ये जो एक्ट है यूरोपियन को छूट देता था, किस बात की छूट, कि उनको मतलब कोई भी आर्म्स या एमिनेशन लेना है तो परमिशन या लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये एक्ट स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड पेनल्टी लगाता था इंडियंस पे। दिस रूल वॉज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग वाइसरॉय लॉर्ड लिटन्स टेन्योर। ये जो रूल है ये लागू कब किया गया था? लॉर्ड लिंटन के कार्यकाल में इस रूल को लागू किया गया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस द इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 वॉज रिप्लेस्ड बाय द आर्म्स एक्ट 1959। आज़ादी के बाद जो इंडियन आर्म्स एक्ट था उसको रद्द कर दिया गया और नया आर्म्स एक्ट लाया गया, द आर्म्स एक्ट 1959, which recognized the necessity for certain law-abiding citizens to possess and use firearms for the purpose of sporting crops, for the purpose of sports के पर्पज़ के लिए, और क्रॉस प्रोटेक्शंस एंड सेल्फ डिफेंस। तो उस टाइम आज़ादी के बाद आर्म्स एक्ट लाया गया जो अभी हम पढ़ेंगे 1959 का आर्म्स एक्ट। तो इस एक्ट ने क्या किया कि जो सोसाइटी में लोग थे जो कानून को मानने वाले, कानून की पालना करने वाले लोग थे, वो आर्म्स को रख सकते थे स्पोर्ट्स के पर्पज़ से, क्रॉप प्रोटेक्शन के पर्पज़ से और सेल्फ डिफेंस के लिए वो आर्म्स को अपने पास रख सकते थे। एंड दिस एक्ट वाज फॉलोड बाय आर्म्स रूल्स ऑफ 1962। जो आर्म्स रूल्स हैं उन्होंने इस एक्ट को फॉलो किया। मोर एवर थ्रू दिस एक्ट द पीपल्स राइट टू कीप एंड बेयर आर्म्स has been recognized as a legal right, not a fundamental right। तो जो पीपल थे आर्म्स को रख सकते थे, तो ये जो राइट है आर्म्स को रखना अपने पास, तो वो राइट एक लीगल राइट है, एक कानूनी अधिकार है लोगों का कि अपने पास आर्म्स रख सकते हैं विद लाइसेंस, विद परमिशन। यह जो अधिकार है एक फंडामेंटल राइट नहीं है, एक मूलभूत है, संवैधानिक अधिकार नहीं है, यह कानूनी अधिकार है। It was realized that in some situation like self-defense or in circumstances where there is a serious threat to life and property, it is necessary to allow them to possess and use certain arms and ammunition। तो ये भी महसूस किया गया कि कुछ सिचुएशन है जहाँ पे आदमी को अपनी सेल्फ डिफेंस करना है उस पर्पज़ के लिए, या फिर किसी पर्सन को उसकी प्रॉपर्टी है या लाइफ है उसको डर हो, सीरियस थ्रेट हो उस प्रॉपर्टी को, लाइफ को, तो उस पर्पज़ के लिए कोई पर्सन है अपने पास आर्म्स को रख सकता है, उनका यूज़ कर सकता है। लेकिन कौन से? जो सर्टन आर्म्स एंड एम्यूनेशन, तो जो निश्चित आर्म्स एम्यूनेशन है जिनके बारे में बताया गया कि कोई पर्सन यूज़ कर सकता है उन्हीं को रख सकता है, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड आर्म्स एंड एम्यूनेशन है, डेंजरस वेपन्स हैं, उनको कोई भी पर्सन अपने पास नहीं रख सकता। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने देखा आर्म्स एक्ट की इंट्रोडक्शन क्या है, इसका क्या ऑब्जेक्ट है और इसकी क्या हिस्ट्री है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको एक्ट को सेक्शन वाइज डील करेंगे।